वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालकों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स एफएमएम के पार्ट 2 की यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में वैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना ही। बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, पढ़ना लिखना, बस इतना ही है, एकदम बेसिक्स है। और ये जो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपी। 12th में आईपी होता है ना, तो आईपी से रिलेटेड कुछ, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आएंगे इस वाले सब्जेक्ट में। तो आईपी वाले बच्चे तो आराम से कर सकते हैं इसे। अब हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें ये जो चेन दिख रही है आपको, सेंडर्स मैसेज को एनकोड करता है चैनल के थ्रू, फिर उसको डिकोड करके रिसीवर तक पहुंचाता है, फिर उससे फीडबैक लेता है। तो ये जो चेन है, इस चेन को आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। ये एमसीक्यू आ सकती है। इस चेन को सीक्वेंस में करना है आपको। ये इसका सीक्वेंस है। देन और नेक्स्ट टॉपिक कम्स एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? तो बालक, जो हमारी कम्युनिकेशन रहती है, जो हमारी वार्तालाप होती है, वो इफ़ेक्टिव रहनी चाहिए, प्रभावी। मतलब सुनने वाले को भी आराम से समझ में आ जाए। ऐसे मैसेज, अगर कोई कुछ बोल रहा है आपसे, तो वो मैसेज आप तक क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेट, एकदम ठीक तरीके से होना चाहिए, और इस तरीके से बताना चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए और सुनने वाला भी उस मैसेज को आराम से सुन पाए, समझ के। अब इनमें से दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में पहले आपको बताना है इन दोनों में से क्लियर कौन सी है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड, प्लीज़ अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एस आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। एंड इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड, प्लीज़ अलाउ मी टू रीच लेट टू द ऑफिस ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। अब इनमें सुनने में और समझने में आपको सबसे अच्छी स्टेटमेंट कौन सी लगी? पहली वाली स्टेटमेंट में बहुत घुमा फिरा कर बताया गया है, और दूसरी वाली में इजीली तरीके से, आराम से, अच्छे वर्ड्स में मैसेज को एनकोड किया गया है। देन कम्स लिसनिंग स्किल। सारी प्रभावी वार्तालाप की शुरुआत ही सुनने से होती है। इट मीन्स एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विथ लिसनिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम बातचीत करोगे तो बातचीत का सबसे ज़्यादा प्रभाव भी सुनने का ही पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा और तुम सुन नहीं पाओगे, तो बातचीत का मतलब ही क्या रहेगा? सुनी फिर बातचीत थोड़ी होगी, कम्युनिकेशन ही थोड़ी होगी। और लिसनिंग स्किल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई लिसनिंग अटेंटिवली इज़ इम्पोर्टेंट। ध्यान से सुनना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला आता है इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको आराम से ऑब्टेन करने के लिए और उसकी बात को समझने के लिए, इंजॉय करने के लिए, याद करने के लिए, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई डिस्प्यूट हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्त। फिर अवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट होता है और एक डिज़ायर टू कम्प्रहेंड एज वेल एज ऑफर सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर। मतलब ऐसी, तुम अगर स्पीकर हो तो ऐसी ऐसी बातें बोलो, ऐसी इस प्रकार से बात करो कि जो लिसनर हो वो उसके आपके आपके सपोर्ट में उसकी एम्पैथी बन जाए और उसके मन में आपके लिए कुछ इज्जत बढ़ जाए। जैसे अगर एक्टिव स्पीकिंग करोगे, तो जो लिसनर होगा उससे, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। एक्टिव लिसनिंग अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशंस। एक्टिव लिसनिंग से हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए समझने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत इफेक्टिव होती है ये उसके लिए। द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है?
तो एक एक्टिव लिसनर को आई कांटेक्ट बना के रखना है, मतलब जो आपसे बातें कर रहा है, जो आपको बता रहा है, लिसन करते टाइम उससे आई कांटेक्ट नहीं भी करना चाहिए, मतलब आपकी आंखें उसकी आंखों में देखना चाहिए, उसकी मतलब स्पीकर की। देन गेस्चर्स, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपके गेस्चर सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग खड़े खड़े हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ इधर उधर देखते रहते हैं। आपके गेस्चर्स एकदम नॉर्मल तरीके से ठीक होने चाहिए, एकदम डिसिप्लिन्ड। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जब भी आप किसी से कुछ बात सुन रहे हो या साइड में दूसरे ने आवाज़ दी तो उसकी बात काट कर किसी दूसरे की बात ना सुनना, ये बहुत बेकार इफ़ेक्ट डालता है लिसनिंग पे। एक्टिव लिसनर बनने के लिए जिसकी आप बातें सुन रहे हो उसी की बात को एकदम ध्यान से सुनो, साइड में चाहे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो उसकी बात कंप्लीट हो जाने दो। देन गिविंग फीडबैक, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है, किसी स्पीकर ने आपसे कुछ कहा है तो उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दो, कुछ भी बोले बोलता रहने दो, उसका रिप्लाई ज़रूर करो, उसको फीडबैक ज़रूर दो। अगर वो कुछ भी बोला है तो उसका जवाब ज़रूर दो। एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है रिसीविंग। रिसीविंग मतलब जो सामने वाला स्पीकर आपसे बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुने, अटेंटिवली सुने, जागरूक होकर सुने। एंड देन सेकेंड कम्स अवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी उस सामने वाला स्पीकर आपसे बोल रहा है तो एक्टिव लिसनर बनने के लिए उसकी बात को ध्यान से समझे और रिमेंबर करे उसकी बात को कि वह क्या बोल रहा है, रिकॉल करे उसकी इन्फॉर्मेशन को जो उसने अभी पहले कहा था पास्ट में। देन इवेल्युएटिंग, उसी बात पे चर्चा करे और उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करे। इग्नोर करना एक्टिव लिसनर के लिए बहुत बेकार हो जाता है। कभी भी किसी स्पीकर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी बातों का हमेशा जवाब देना चाहिए, जिससे आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हो। अब एक्टिव लिसनर के लिए सबसे ज़रूरी होती है रिस्पेक्ट। एक्टिव लिसनर को सामने वाले की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो आ गया, यू कैन रिमेंबर द एक्रोनिम रिस्पेक्ट टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनर बनने के लिए सामने वाले स्पीकर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट इज फ्रॉम दैट। अब एक्टिव लिसनिंग को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रेस्प, RESP, रेस्प, जिसमें आर का मतलब होता है रिमूव। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, आसपास के साउंड या कोई दूसरा आके बात काट रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना। जो आपसे बात कर रहा है पहले उससे रिस्पेक्ट, उसको उससे डिस्ट्रैक्शन रिमूव ना करते उससे ही बात करते रहें। देन ई कम्स फॉर आई कॉन्टेक्ट, स्पीकर से बात करते टाइम उसी को देखना, उसकी आंखों में आंखें डालना। देन एस कम्स फॉर शो, शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर, उसे ये दिखाना कि उसकी बातों को हम ध्यान से सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो हाँ हाँ हूँ ऐसा करके कुछ भी इशारा कर देना ताकि उसे लगे कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। देन पी कम फॉर पे, पे अटेंशन एंड फोकस ऑन वॉट द स्पीकर इज सेइंग, उसकी बातों पर ध्यान दे और उस पर फोकस करे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है वो। देन द रिस्पेक्ट, जो था हमने रिस्पेक्ट पढ़ा था, रिस्पेक्ट RESP हो चुका है। ई फॉर एम्पैथाइज, बातें करते वक्त फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करना, दैट्स कॉल्ड एम्पैथाइज। एंड सी फॉर क्लैरिफाइड डाउट्स, रिस्पेक्ट एक शॉर्ट फॉर्म हो गया था, शॉर्ट फॉर्म को एक एक्टिव लिसनर के लिए बनाया गया है, जिसमें सी कम्स फॉर क्लैरिफाइड डाउट्स, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है आपको उसमें डाउट आया है तो उससे ज़रूर पूछे, तो जिससे उसको लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। टी कम फॉर ट्यून, ट्यून यूर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड, मतलब स्पीकर जब भी कुछ भी बात बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में काटो मत, उसकी बात को कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही आप कुछ रिस्पॉन्ड करो। और हाँ, उसे इग्नोर तो करना ही मत। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर समाप्त होता है, थोड़े MCQ कर लेते हैं इस चैप्टर के। You work at the front desk of a telecom company. A customer approaches you while you are working. The customer does. The customer has a query regarding a bill. What would you do? Not pay attention to the customer. Keep the work aside and help the customer. अब एक्टिव लिसनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 4 बार बोला था, तो इसका आंसर होगा बी, मतलब हमारा जो भी अभी काम चल रहा है उस काम को असाइड करें और हमारे कस्टमर की हेल्प करें।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में बैरियर क्या हो सकता है, रुकावट क्या हो सकती है। तो उसमें ए आता है नॉइजी इन्वायरमेंट, बी आता है नॉट मेंटेनिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर, नॉट बीइंग अटेंटिव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। देन थर्ड कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की स्टेज क्या नहीं है, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉट नॉन रिस्पॉन्डिंग, इवेल्युएटिंग। अब हमें रिसीव भी करना चाहिए बात, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, इवेल्युएट भी, बस उससे रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। इसमें नॉन रिस्पॉन्डिंग है तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। तो आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। एक मैसेज हो तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 1 में पार्ट 2 आता है और पार्ट 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एक टॉपिक, जो अलग अलग तरीके के वर्ड है जो हम हमारे सेंटेंसेस में, हमारे बोले हुए गए स्पीच में जो वर्ड्स आता है वो बहुत बेसिक पार्ट्स होता है हमारी स्पीच के। फिर इसमें हमारा थर्ड पार्ट आता है राइटिंग सेंटेंसेस। तो इस चैप्टर में मैंने एक पार्ट 1 बना दिया था, वो अपलोड नहीं हुआ था, इसलिए मुझे ये आधी वीडियो वापस से शूट करनी पड़ रही है। उसमें सिर्फ एक्टिव लिसनिंग ही था, बाकी इस वाली वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देन सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपने क्लास 8th 9th में ग्रामर में पढ़ा होगा। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो ग्रामर के बहुत बेसिक से जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। और फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस यूज़ होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश की क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, किसी किसी में ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक पर्सन होता है या एक थिंग होती है जो कोई एक्शन कर रहा हो, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन कर रहा हो। देन वर्ब्स क्या होता है, वर्ब वो होता है जो उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। देन इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब अब जैसे एक सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है रोट एंड ऑब्जेक्ट है अ लेटर। देन ही कॉल्ड द कस्टमर, इसमें सब्जेक्ट है ही, वर्ब है कॉल्ड, ऑब्जेक्ट है द कस्टमर। शी पैक्ड द प्रोडक्ट, सब्जेक्ट है शी, वर्ब है पैक्ड, ऑब्जेक्ट है द प्रोडक्ट। दिया एंड संजय बुकड कैब, तो इसमें सब्जेक्ट है दिया एंड संजय, वर्ब है बुक्ड, ऑब्जेक्ट है कैब। अब ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में किसी भी ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली कर सकते हैं और इनडायरेक्ट में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें। देन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, ये भी आपने क्लास 8th 7th 8th 9th में पढ़ लिया होगा। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। पहला सेंटेंस है संजय ब्रोक दी ग्लास, सेकंड है द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। संजय ने ग्लास तोड़ा और ग्लास संजय के द्वारा टूटा। इन दोनों में सब्जेक्ट, वर्ब और एक्शन का डिफरेंस है। सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है उनको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव करता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। देन कम्स डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव सेंटेंस। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके एंड में फुल स्टॉप होता है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, जो कुछ सेंटेंस हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। और इमोशन, रिएक्शन वगैरह देने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिनके आखिरी में एक लाइन, उसके नीचे डॉट वाला साइन बना रहता है, ये वाला साइन। और इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस।
इन चारों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया, ये एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है। देन इंट्रोगेटिव, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू गो टू ऑफिस। देन एक्सक्लामेटरी, ये इमोशन या रिएक्शन बताता है, आई रिसीव्ड द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय, मतलब ये एक्साइटमेंट की इमोशन बता रहा है। एंड जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो कुछ ऑर्डर दर्शाते हैं, कोई ऑर्डर देना, हुक्म चलाना। देन इसका एग्जाम्पल है गो टू ऑफिस टुडे, ऑफिस जाओ। एंड वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, इट इज़ वेरी कोल्ड, और इंट्रोगेटिव में आता है हाउ इज़ द वेदर, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ओ इट्स वेरी कोल्ड। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल रहा है, ओ इट्स वेरी कोल्ड, मतलब ये उसका इमोशन रिएक्शन बता रहा है। फिर कुछ ऑर्डर के लिए इंपरेटिव सेंटेंस यूज होता है, वियर योर स्वेटर, ये ऑर्डर दिया गया है, तो ये आएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं एकदम, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सक्लामेटरी में रिएक्शन या इमोशन बताया जाता है, और इंपरेटिव में ऑर्डर दिया जाता है। बहुत इजी टॉपिक्स है ये। अब इसमें ये 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप दीजिएगा। देन कम्स पैराग्राफ, पैराग्राफ एक सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। वाइल राइटिंग द पैराग्राफ मेक श्योर द सेंटेंसेस हैव अ कॉमन आइडिया, मतलब जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो जो सेंटेंसेस हो उनका आइडिया कॉमन हो, मतलब जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो टॉपिक ना बदले पैराग्राफ में। जो पहला पैराग्राफ होता है वो किसी सेंटेंस के नेम को बताता है, लोकेशन, साइज या अदर्स डिटेल्स बताता है, और उसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो होता है हम उसमें कुछ सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एज व्हाट यू लाइक अबाउट योर स्कूल, आपको आपके स्कूल के बारे में क्या पसंद है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, चैप्टर 1। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। द चिल्ड्रन प्लेड द फुटबॉल, तो इसमें सब्जेक्ट होगा द चिल्ड्रन। फिर सेकंड आता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। देन थर्ड क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैव बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन से सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द सेंटेंसेस इज आर पैसिव वॉइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर चैप्टर में कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर कर लेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2 दिन के बाद ही है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जिसका नाम होता है मोटिव, और मोटिवेशन किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है उसके गोल को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर को दिया जाता है, उन्हें एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे उन्हें प्लेजर मिलता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है किसी भी टाइप के रिवॉर्ड या इंसेंटिव्स के थ्रू, which may lead to frustration. For example, employees who are kept on contractual basis for a long time may get frustrated and leave an organization. जो एम्प्लॉयज़ बहुत सालों से मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी सेम ही वेज पे, तो अगर उन्हें कोई एक्सटेंसिव रिवार्ड या इंसेंटिव या पैसे या कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव ही करेंगे। देन अवर कम्स पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड उसे खुश रखता है, उसे हैप्पियर बनाता है और उसके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है, नई नई रिलेशनशिप्स बनवाता है, उसे मेंटेन करता है और सक्सेस के चांस को बढ़वाता है।
इसीलिए हर पर्सन को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखना चाहिए। पीपल हु मेंटेन अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इन लाइफ सिचुएशन एंड चैलेंजेस आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। एंड दोस्त विद अ नेगेटिव एटीट्यूड, जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले कहीं आगे होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इंप्रूवमेंट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए 12 वेज दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट अ डे विथ अ मॉर्निंग रूटीन। अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग से करो, सुबह करो पॉजिटिविटी लाकर। पॉजिटिविटी मतलब अच्छा सोचना और अच्छा करना और अच्छा सब अच्छा होगा, दैट्स टाइप ऑफ थिंकिंग। सेकंड, फीड द माइंड विद पॉजिटिविटी। दिमाग को अच्छाई से भर दो। देन थर्ड कम्स, बी प्रोएक्टिव, एक्टिव रहो। फोर्थ, फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करो, ध्यान दो। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, हमारी हारी हुई चीज़ें ही हमारे फेलियर से सीखो। और जो पास्ट में निकल चुका है उस पर इतने ध्यान मत दो, अब जो प्रेजेंट में है उस पर बहुत फोकस कर दो और अपने गोल और अपने सपने की तरफ आगे बढ़ो। मूव टुवर्ड्स योर गोल एंड ड्रीम। बी चीयरफुल एट वर्क टू हार्ड टू अचीव द ड्रीम्स। देन इसमें कुछ टेक्निक्स है जो अपने पॉजिटिव आउटलुक को लॉन्ग रन के लिए हेल्प करती है, जिसमें पहला आता है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बहुत एसेंशियल होती है, मेनली फॉर स्टूडेंट्स। जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, डीप ब्रेथ, वॉकिंग, taking a walk or playing in the park helps a lot of fresh air which helps the becoming more active. Then second comes healthy diet. सभी स्टूडेंट्स को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसमें अच्छी खासी स्लीप लेनी चाहिए 8 घंटे की। एज एम एस धोनी चेंज इज जर्सी नंबर टू 8 for telling the Indians to take an adequate sleep of 8 hours. और हमारा अगला पॉइंट है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। स्ट्रेस एक अपसेट होने की फीलिंग होती है जिससे हम होपलेस हो जाते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है और ऐसे टाइम पे हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। अब स्ट्रेस को मैनेज करने की कुछ स्टेप्स दी गई है। सबसे पहला स्टे पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर सेकंड आता है मेंटेन एन एक्म्प्लिशमेंट शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीव। हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी हमारे सामने रख दो, कुछ ऐसी जगह जहाँ वो हमें रोज़ दिखे, जिससे हमें रिमेंबर होगा और हमें वो मोटिवेट करेगा। देन थर्ड कम्स कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, मतलब पिछला जो बीत चुका है उसे याद करके दुखी होने से अच्छा है अभी जो टाइम बचा है उसमें बहुत मेहनत कर लो हमारे गोल को अचीव करने के लिए। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट, फैमिली और फ्रेंड्स से बातचीत करो कंफर्ट के लिए, जिससे हमें आराम मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगा। और मेडिटेशन और योगा जो हमको शांति जिससे हमें शांति प्राप्त होती है, तो उससे भी हमारा स्ट्रेस कम होने में बहुत मदद होती है। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव थॉट्स है, हमारे अंदर नेगेटिविटी फील हो रही है, तो हमारी एकम्प्लिशमेंट शीट जो हमारे अचीवमेंट्स की हमारी जो शीट बनी है उस शीट को देखो, जिससे हमें मोटिवेशन गेन होगा। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस को कर लेना। देन सेकंड कम्स रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बने, सेट क्लियर गोल्स, हमारे क्लियर गोल्स को सेट कर लो, एक्यूरेट गोल्स को, जो हमारे टारगेट को मीट करने के लिए पहली स्टेप होती है। देन सेकंड कम्स प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, हमारे एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बना लिए। आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आप बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर हमारी मैनेजमेंट के स्टेप्स बताइए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें बताया गया है हमारे प्लान को डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब डायरेक्टिंग जो होता है वो हमारे एक्शन को इनिशिएट करता है, एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है प्लान में।
और एक्शन प्लान का बनाने का मतलब होता है व्हाट चेंजेस विद एक्शन लेने क्या चेंजेस होंगे, कौन उन चेंजेस को कैरी आउट करेगा, कब वो चेंजेस टेक प्लेस होंगे और कितना समय लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या होगा, दैट ऑल थिंग्स। देन थर्ड कम्स अवर यूज़ द राइट रिसोर्सेस एंड टूल्स। राइट रिसोर्स सही तरीके के रिसोर्सेस और इक्विपमेंट को यूज़ करें। देन फोर्थ कम कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पीयर्स, जिससे इसका मतलब होता है हमारे टीचर्स, सीनियर्स और मेंटर से बात करें हमारे रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए। देन कम्स मेक अ कैलेंडर, सभी को एक कैलेंडर बनाना चाहिए हमारे प्रोग्रेस को रेगुलर इंटरवल पे देखने के लिए। देन हार्ड वर्क करो हमारे ड्रीम को अचीव करने के लिए। देन गोल सेटिंग, गोल को सेट करो हमारे हमको क्या क्या चाहिए जीवन में। अब गोल को अचीव करने का एक स्मार्ट वे होता है जिसमें एस का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल को सिलेक्ट करो। एम मतलब मेजरेबल, जो कि मेजर हो सके, एक्शन ओरिएंटेड हो। आर फॉर रियल, जो रियल हो और जो टाइमली हो। और रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट में सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द एफएमएम एग्ज़ाम, मतलब एक स्टूडेंट अपनी एफएमएम के एग्ज़ाम में हाई मार्क्स का टारगेट रख सकता है। फिर सेकंड है, एन एथलीट में रन 5 माइल्स अ डे, हर एक एथलीट को एक दिन में 5 घंटे दौड़ना, ये उसका रिजल्ट ओरिएंटेड गोल बन सकता है। अ ट्रेवलर में ट्राई टू रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स, एक ट्रेवलर को अपने डेस्टिनेशन 3 आवर में अचीव करना है। इस टाइप के कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल से एग्जाम्पल होता है। देन सेशन 3 कम्स सेल्फ अवेयरनेस। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन, किसी एक इमोशन के लिए ग्रेटर गेन करे। और सेकंड स्टेप होती है उसे प्रैक्टिसिंग करे सेल्फ अवेयरनेस को, जो हमारी हैबिट बन जाए एक फीलिंग को ट्रैक करने के लिए। देन थर्ड स्टेप कम्स प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज द एक्सपैंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरियाज लाइफ बियॉन्ड द पर्सन फीलिंग्स, इस पर्सन फीलिंग को प्रैक्टिस करके सेल्फ अवेयरनेस। फिर आता है पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट का मतलब होता है relatively lasting patterns of thoughts, feelings, and behaviors that distinguish individuals from one another. इसमें 5 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है ओपननेस, इंडिविजुअल विथ ओपननेस। फिर कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए इनके सिर्फ नाम याद रख लेना, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। फिर आता है कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर पर्सन, उनसे थॉट और बिहेवियर अच्छा रखना, सिर्फ इतना ही है इसमें। इम्पोर्टेंट टॉपिक सब पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। टॉक टू समवन मोस्ट ऑफन, इट हेल्प्स टू शेयर योर फीलिंग्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, ताकि आप आपकी फीलिंग्स को शेयर कर पाएँ। देन सेकंड कम्स लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें। एक हेल्दी बॉडी हमारी हेल्दी माइंड को मेंटेन करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। देन थर्ड कम्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। हमारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें खुद में कॉन्फिडेंस जागरूक करें, मोटिवेट हो जाएं। देन कम्स एंगेज इन हॉबीज़। हमारी जो भी हॉबी हो, म्यूज़िक, डांस, गेमिंग, पेंटिंग, उन पे थेरेपेटिक इफ़ेक्ट डालें, उनकी उन हॉबीज़ में एंगेज हो जाएं। देन स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस। हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करें, जैसे इन वर्ड्स को रख के, जैसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना ही है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें ये कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, इन एमसीक्यूज़ को कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यूनिट 3, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और एग्ज़ाम टाइमिंग है तो कृपया थोड़े सीरियस होकर पढ़ें, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहें। और कल 31 मार्च को आपके लिए एक
एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, तो कृपया उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और मेरे दिए गए क्वेश्चंस में मैं गारंटी देता हूँ उनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आईसीटी, जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमारी लाइफ का एक बहुत अहम महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। हर एक व्यक्ति को डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, उसे क्रिएट करते, कम्युनिकेट करते आना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, बस आईटी से रिलेटेड ही है। इसमें हमको बस कुछ स्प्रेडशीट्स बनानी है। आईपी के बच्चे स्प्रेडशीट पहचानते होंगे। स्प्रेडशीट में रो कॉलम वगैरह इन सभी की बातें होगी। कुछ प्रेजेंटेशंस कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, बस इतना ही है। मतलब आईपी के बच्चे तो आराम से कर लेंगे इसको। अब हमारा एक टॉपिक आता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं और ये डाटा स्टोर करने के काम में और कैलकुलेशन के काम में यूज़ होती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किराने की दुकान हो गई। किराने की दुकान पर जो भी कोई उधारी में सामान ले जाता है, कितना सामान ले जाता है, कितने में ले जाता है, और उसको कैलकुलेशंस का रफ पेज जो खाता बुक होती है, वही इलेक्ट्रॉनिक खाता बुक को स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच हैज़ रोज एंड कॉलम. It is used to store data in a systematic way and do calculations. For example, a grocery shop. अब उसमें डेटा भी स्टोर होता है, जैसे कितना आइटम बिका, कितना प्राइस था, कितना सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, यही सब आता है हमारी स्प्रेडशीट में। गुड्स इन ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर की स्प्रेडशीट एक एग्जांपल है, इसको देख लो। इसमें दिया गया है आइटम्स, उसमें आटा दिया है, व्हीट आटा, फिर राइस, फिर अचार और दाल, अरहर दाल और शुगर, और फिर इधर एक साइड में दिया गया है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी लेफ्ट, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। ये स्प्रेडशीट का एग्जांपल है। अब स्प्रेडशीट्स कितने टाइप की होती है? स्प्रेडशीट वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, पर जो मेन है और जो हमारे कोर्स में है वो 3 हैं। पहली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिससे आप सभी जानते ही होंगे, और लिब्रे ऑफिस कैल्क, एंड थर्ड गूगल शीट्स। क्वेश्चंस में आप ये जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आए स्प्रेडशीट कितने टाइप की हो, तो आप 3 टाइप्स डायरेक्टली मत लिखना। आप लिखना कि स्प्रेडशीट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स बट मेनली दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इसमें पहले लिब्रे ऑफिस पढ़ लेते हैं। लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट डाउनलोड करनी है। फिर हमारी विंडोज़ पे जाना है। विंडोज़ एक खिड़की जैसा ऑप्शन होता है। आप सभी का कंप्यूटर लैपटॉप तो होंगे, तो विंडोज़ तो आपको पता ही होगा। विंडोज़ पे जाकर आपको सर्च बार पर जाकर सर्च करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और सर्च रिजल्ट में आ जाएगा तो उसको ओपन करना है, और उसके बाद उसके अंदर हम टाइप करना और डेटा को एंटर करना चालू कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट में रोज़ और कॉलम्स होती है। तो रोज़ क्या होता है? स्प्रेडशीट्स में 6 आइटम्स होते हैं, उनमें रोज़ और कॉलम्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आने के चांसेस होते हैं। तो रो क्या होता है? रो सेल्स का अरेंजमेंट होता है। सेल्स मतलब जो हम MS वर्ड वगैरह तो आपने छोटी क्लासेस में चलाई होगा, उसमें जो वो बॉक्सेस आता है जो छोटे छोटे, वो अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, स्लीपिंग वे में। हॉरिजॉन्टल वे मतलब इस वे में अरेंज होते हैं। और कॉलम क्या होता है? कॉलम भी सेल्स का अरेंजमेंट होता है, पर वो वर्टिकल मैनर में होता है, स्टैंडिंग मैनर में। वर्टिकल मैनर मतलब स्टैंडिंग मैनर। और इनके बीच में ये जो बॉक्सेस होते हैं इन्हें कहते हैं रो। ओ सॉरी, इनके बीच में ये जो बॉक्सेस होते हैं इन्हें बोलते हैं सेल्स। फिर हमारा थर्ड आता है सेल। सेल मैंने आपको बताया था रोज़ और कॉलम के बीच में जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे रोज़ और कॉलम मीट होते हैं, जहाँ पे जिसके अंदर हम टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला या कुछ भी चीज़ लिख कर स्टोर करते हैं, उन्हें सेल्स बोलते हैं। अभी ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए। ये चैप्टर भी काफ़ी आसान है, तो इसको तो बहुत आराम से कर सकते हो आप। ये चैप्टर आपको फ्री फंड का नंबर देके जाएगा।
अब हमारा फोर्थ आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, जैसे इसमें बहुत सारे सेल हो गए, हमें डेटा स्टोर करना होता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम इंसानों का नाम भी लिखते हैं, कौन क्या खरीद के ले गया, कितना खरीद के ले गया। एक एग्जांपल है, जैसे इंसानों का नाम लिखना है हमें, तो उसमें कोई भी एक रैंडम बॉक्स सिलेक्ट कर लो, जिस बॉक्स के अंदर हमने ये उसका नेम लिखा है, उस नेम बॉक्स, उसे नेम बॉक्स बोलेंगे। फिर हमारा फिफ्थ आता है वर्कशीट। वर्कशीट कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। वर्कशीट बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन होता है, एकजुट, मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ हो जाते हैं, इनके बीच की लाइन गायब हो जाती है, वो एक अलग ही बड़ा सा सेल, बड़ा सेल मान सकते हैं उसको अपन। देन सिक्स्थ कम अ वर्क बुक। अब वर्क बुक वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है। वर्कशीट मतलब सेल्स के बड़े बड़े झुंड, एक से ज़्यादा सेल्स के बड़े बड़े झुंड। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्प्रेडशीट में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट में हम डेटा इंटर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। डेटा इंटर कैसे करते हैं, सबसे पहले जो कोई जिस भी सेल में आपको डेटा इंटर करना है उस सेल को क्लिक करो। सेल को क्लिक करो, फिर सेकंड स्टेप होती है उसमें कुछ भी टेक्स्ट या नंबर डाल दो, जो भी डेटा आपको एंटर करना हो। फिर जो हमारा कर्सर रहता है जिसको हम माउस से कंट्रोल करते हैं, उसको दूसरे सेल पे जाए, उस पर दूसरा डेटा एंटर कर दो। इट्स एन वेरी इजी स्टेप। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है, मतलब जब भी हमें कुछ टेक्स्ट स्कैन करना है, जैसे ये ए बी सी डी नंबर्स, नंबर तो नहीं, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स, तो वो अल्फ़ाबेट्स को हमें हर बार लेफ़्ट साइड में लिखना है, और नंबर्स लिखना हो तो नंबर हमेशा राइट साइड में आएंगे। अल्फ़ाबेट लेफ़्ट एंड नंबर्स इन राइट। अब हम सेल के अंदर फॉर्मूला डाल सकते हैं इक्वल टू का साइन डाल के, ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कर देगा। अब जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो कितने टाइप का होता है, तो डेटा तीन मेन टाइप का होता है। टेक्स्ट, जो भी हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, एंड फार्मूलाज, कुछ भी फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। ये तीन ही टाइप के डेटा स्प्रेडशीट में होते हैं। पर आजकल स्प्रेडशीट में हम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, शेप्स, ये सभी कुछ ऐड कर सकते हैं, ये नए फीचर्स आ गए हैं। पर विंडोज़ 8 9 के पहले के टाइम पे ये सब हम ऐड नहीं कर सकते थे, उसमें उस टाइम पे बस टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूलाइज ही ऐड हुआ करता था। अब ये तो छोटी मोटी क्लास के छोटे मोटे क्वेश्चन ही है। इसमें नया आ गया, अगर हमने किसी सेल में गलत डेटा एंटर कर दिया तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जिस भी सेल में हमने डेटा गलत एंटर करा है, उस सेल पे, उस छोटे डिब्बे में डबल टैप करें। डबल टैप करेंगे, फिर कर्सर को ले जाकर माउस को ले जाकर उसमें जाकर एक बार टैप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके ऊपर आपको जो भी लिखना है उसे लिख देंगे। फिर हमें कुछ भी डेटा, सेल के अंदर का डेटा अगर डिलीट करना हो तो उस सेल पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर डिलीट की दबा देंगे कीबोर्ड से। और हमें अगर बहुत सारे सेल डिलीट करने हो एक ही बार में, तो बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लो और डिलीट का ऑप्शन दबा दो। इट्स एन वेरी इजी। ये चैप्टर आपको फ्री के नंबर देगा, बहुत इजी चैप्टर है। अब स्प्रेडशीट को सेव कैसे करते हैं। स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए साइड में ऑप्शन होगा सेव एज, उस पर जाना है, फाइल क्लिक करनी, किस फाइल में सेव करना है, फाइल का नाम डाल देना अगर नई फाइल डाल रहे हो, देन ओके कर देना तो सेव हो जाएगी। इट्स एन वेरी इजी, बहुत आसान चैप्टर है बहुत। ये मैं 6th 7th क्लास में करता था। अब स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करना है, जहाँ पर भी आपने सेव करी हो वहाँ पर जाके डबल टैप कर देना तो ओपन हो जाएगी। स्प्रेडशीट को अगर प्रिंट करना हो तो उसी फाइल पर जाकर, उसी पेज पे, स्प्रेडशीट पर जाकर कंट्रोल+P दबा देना। अब स्प्रेडशीट में हम एडिशन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाकर, सिंबल लगाकर। स्प्रेडशीट में ऐड करने का, सम करने का एक फंक्शन होता है, उसका सिंबल, आपको सिर्फ सिंबल याद रखना है। वो सिंबल से तो आप सभी लोग फैमिलियर ही होंगे, ये है वो सिंबल।
फिर किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करके मूव करना हो कहीं भी, तो उसको कॉपी कर लो Ctrl+C से और Ctrl+X से पेस्ट कर दो। फिर अगर हमें उस फ़ॉन्ट की जो भी हमने टेक्स्ट लिया उसकी साइज़ बढ़ानी हो, उसकी राइटिंग अगर चेंज करनी हो, तो उसके भी ऊपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन्हीं ऑप्शंस में जाकर आप राइटिंग या टेक्स्ट की साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए हम टूल बार पर से जाके सारे टेक्स्ट को एक ही लाइन में अरेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को मोटा बनाने, बोल्ड बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए Ctrl+B, और टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, और टेक्स्ट को इटैलिक या स्लांटिंग है उसकी हैंडराइटिंग चेंज करने के लिए Ctrl+I। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इससे टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। इस टेक्स्ट को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेव कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट को अगर हम जहाँ भी सेव करते हैं तो कोई और हमारी स्प्रेडशीट खोले ना, इसलिए हम वहाँ पर पासवर्ड भी डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के स्टेप से टूल्स पर क्लिक करो और फिर वहाँ पर प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट नाम का एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करो। उस पर एक पासवर्ड नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो। फिर अपना पासवर्ड जो डालना है उसे कंफर्म करके ओके कर दो। तो आपकी स्प्रेडशीट आप जब भी खोलोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड जब आप सही पासवर्ड डाल दोगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब स्प्रेडशीट के प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। इसके दो सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, देन सेकंड कम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट का नाम तो आप सभी बच्चों ने सुना ही होगा। ये 5 टाइप के होते हैं। एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, थर्ड होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, देन फोर्थ गूगल स्लाइड्स एंड फिफ्थ एप्पल कीनोट। इनमें सभी में फीचर्स तो सेम ही होते हैं। फिर हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टूल बॉक्स पर जाकर टूल बॉक्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टेक्स्ट, वहाँ से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपने स्प्रेडशीट बनाई है उसको ओपन भी कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यही सब चीज़ें इसमें रिपीट हो रही है बार बार, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, और उसमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे उसके अंदर हम शेप डाल सकते हैं रिमेंबर करने के लिए कुछ भी चीज़। उसमें बहुत सारे टाइप के शेप्स के ऑप्शन होते हैं, उन पर जाकर उसके अंदर इमेजेस भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर हम लेआउट बदल सकते हैं, उसके बैकग्राउंड वगैरह बदल सकते हैं, टेक्स्ट की साइज़, टेक्स्ट की हैंडराइटिंग, टेक्स्ट का कलर, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कल इज़ वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। अब बिजनेस स्टडीज़ में आपने एक वर्ड तो पढ़ा होगा एंटरप्रेन्योर। ये चैप्टर बस उसी से रिलेटेड है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डेराइव्ड हुआ है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक पर्पसफुल एक्टिविटी जो इनिशिएट और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को इनिशिएट और मेंटेन करने के लिए किया जाता है। दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब प्रॉफिट कमाने लायक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट और डेवलप और मेंटेन करने के लिए की जाती है। किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है और ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए की जाती है, और किसी एंटरप्राइज को रिस्क लेने के लिए मजबूत कर देती, तैयार कर देती, मोटिवेट कर देती है। अब आपने बीएसटी में बिजनेस स्टडीज़ में तो पढ़ा ही होगा मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस, इसमें भी सेम वैसा ही है, एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट एंड साइंस।
ये पूरा मैनेजमेंट जैसा ही है। तो मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस में आपने जो भी आंसर लिखा हो उसमें मैनेजमेंट की जगह एंटरप्रेन्योरशिप कर देना, तो पूरा आंसर ही सेम हो जाएगा। किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है? पहला, इनिशिएटिव, मतलब किसी एक्शन को इनिशिएट करना, डायरेक्ट करना। देन सेकेंड कम्स विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की इच्छा। देन थर्ड कम्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी। और फिर आता है मोटिवेशन, मोटिवेट होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चैप्टर भी बहुत आसानी है। हार्ड वर्क, ये सभी वर्ड्स का मतलब आपको पता ही है और आपने बीएसटी में पढ़ा ही है। फिर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी। फिर एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप के होते हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स 12 टाइप के होते हैं। पहला होता है सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो भी सर्विस सेक्टर में है। देन सेकंड कम्स बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये जो भी बिजनेस सेक्टर में है। बुक की लैंग्वेज में बस थोड़ा ज़्यादा लिखा है, बाकी मीनिंग यही है। फिर थर्ड कम्स इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैं, जो मैन्युफैक्चर करता हो, प्रोडक्ट को क्रिएट करता हो, वही सब। इंडस्ट्री में क्या क्या होता है बस वही बता देना, और बस ये बता देना मैं कि कौन से सेक्टर से है। जिस सेक्टर के बारे में पूछा हो उस सेक्टर का एंटरप्रेन्योर हो, उस सेक्टर को आप डिफाइन कर देना कि उस सेक्टर में क्या क्या होता है। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, आईटी एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के रोल क्या होते हैं? सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस वर्ल्ड में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जैसे फूड, फैशन, एजुकेशन हो गया, जो कि हालात एनवायरनमेंट के साथ बदलती रहती हैं। और ये बदलती हुई चीज़ें आम इंसान को इतनी नहीं दिखती जितनी एंटरप्रेन्योर्स को दिखती है। तो इन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करें, परख ले, समझ लें। और उसके बाद भी आता है टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शन, जो समझा हुआ है उस आइडिया को, उस प्लान को इनिशिएट करें एक्शन में। देन थर्ड कम फीजिएबिलिटी स्किल स्टडी, इसको, उस प्लान को अच्छे से पढ़ ले, आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, फिर उसमें रिसोर्सिंग कर दे, सारे सामान डाल दे। और फिर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, फॉर सेटिंग अप, जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, उसको रन कर, उस एंटरप्राइज को रन करना। अब ये 5 चीज़ें आपको कुछ कॉमन लग रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे लग रही है। ये बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे। फिर मैनेजिंग द एंटरप्राइज आता है, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर ही आ जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर ही आ जाता है। फिर एक एंटरप्रेन्योर को क्या मोटिवेट करता है? पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, मतलब हमारा गोल ही हमें मोटिवेट करता है। हमारे गोल को एक्सीलेंटली अचीव करने का स्टैंडर्ड। फिर आता है यूनिकनेस, मतलब सबसे अलग हटके, यूनिक टाइप। फिर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबे टाइम के लिए गोल्स को फोकस करें। फिर नीड टू इन्फ्लुएंस, उन गोल्स को इन्फ्लुएंस करें। और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें रिस्क लेके। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर्स आते हैं? उनमें पहला था एनवायरमेंटल बैरियर्स। इसमें एनवायरमेंटल बैरियर्स में क्या क्या होता है? रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, और मशीनरी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनकी रिक्वेस्ट राइट हो जाती है। फिर मॉनिटरी रिसोर्सेज टाइम पे नहीं मिलता है, मनी वगैरह, पैसा का इंतज़ाम टाइम पे नहीं होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त लाइन लिखी है, गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। देन सेकंड कम्स पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में क्या क्या आ जाता है?
बिज़नेस कितना लंबा चलेगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा, क्या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, क्या मेरे पास फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनफ मनी होंगे। ये सारे क्वेश्चंस पर्सनल बैरियर बन जाते हैं हमारे लिए, जिससे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी नहीं कर पाते हैं। फिर सेल्फ डाउट आता है, खुद पर डाउट करना, क्या मैं ये कर पाऊँगा। देन फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को क्या मैं ढूंढ पाऊँगा, क्या उन्हें ट्रेनिंग दे पाऊँगा, उन्हें बिजनेस के लिए बेस्ट बना पाऊँगा। एंड दिस ऑल आर द बैरियर्स। देन थर्ड कम एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स। अब उनके एंटरप्रेन्योर्स के एटीट्यूड्स में आता है सबसे पहला डिसिसिवनेस, जिसका मतलब होता है क्विक और प्रॉफिटेबल डिसीजन बनाना। ये एटीट्यूड एक एंटरप्रेन्योर्स में होने ही चाहिए। फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, जिसमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो पाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर तीसरा था प्रिजर्वेंस। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और प्रिजर्वेंस का मतलब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये पूरा चैप्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर आता है टेकिंग इनिशिएटिव, एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स। किसी सिचुएशन पे दूसरे से पहले एक्शन लेने के को इनिशिएटिव लेना बोलते हैं। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, एबिलिटी। फिर आती है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। ये कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको अभी बताई थी, डिसिसिवनेस हो गई, इनिशिएटिव हो गया, इंटरपर्सनल स्किल, ये सारे वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे स्ट्रेस का एक एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्ट्रेस होता है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, क्या आपको ये डाउट होता है क्या मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। एंड हियर्स द सेम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का भी ऐसा ही सेम होता है, क्या बिज़नेस अच्छा चलेगा, क्या मैं बिज़नेस को चला पाऊँगा। एंड दैट्स ऑल। फिर इसमें गोल सेटिंग आता है। हमारे बिजनेस के लिए गोल सेट करो, गोल के लिए एफिशिएंसी लाओ, इफेक्टिवनेस लाओ, मैनेजिंग क्वालिटी लाओ। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। छोटा सी चैप्टर था। अगर कुछ भी समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू द यूनिट 5। ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सब प्लांट्स से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया प्लांट्स को नेचुरल प्रोडक्ट से उगाया जाए, कुछ भी मैन्योर फर्टिलाइज़र्स यूज़ ना किए जाए, अच्छे साफ़ पानी से प्लांट्स को अच्छा साफ़ पानी दिया जाए इरिगेशन के लिए, और एयर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लांट्स को घर के अंदर लगाएं, पौधे को। फिर हमारा सबसे पहला आता है ग्रीन जॉब्स। तो ग्रीन जॉब्स क्या होती है? ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स होती है जिनसे हम हमारे इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, पेड़ लगाने के लिए और पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को रीस्टोर करने के लिए। अब ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स होती है जिससे हम हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली ऐसा अच्छे से फॉर्म कर पाएँ, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए, उगा के खाने के लिए, जिससे सारे सेक्टर कट हो पाए, एनर्जी, मटेरियल, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मटेरियल और पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाए। अब यूएनईपी क्या होता है? यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करता है। ग्रीन जॉब्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। एनर्जी जो हमें प्लांट्स के मिलती है और रॉ मटेरियल्स जो हमें इन्वायरमेंट देता है, वो रिसोर्सेज जो हमें प्रोवाइड करता है, उनकी वो इंक्रीज़ होते हुए दिखते हैं। और जो ग्रीन हाउस के गैस एमिशंस हैं, जो पॉल्यूटेड गैसेस जो हमारा एनवायरनमेंट है उनको कम करती है, वेस्ट और पोल्यूशन को कम करती है, इकोसिस्टम को रीस्टोर करती है, और क्लाइमेट चेंज के साथ हमारे एनवायरनमेंट को अडाप्ट करना सिखाती है। अब ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है ग्रीन जॉब्स एग्रीकल्चर में।
और ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन जॉब्स ये सीएनजी को प्रमोट करती है क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करता है। बायोफ्यूल्स जैसे पेट्रोल डीजल इनको बंद करने की सलाह देता है। और वाटर कंजर्वेशन में ग्रीन जॉब्स बोलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वाटर को सेव करो। और ग्रीन जॉब सोलर और विंड एनर्जी में यह कहता है कि सोलर पैनल लगवाओ, सब इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ करो। और इको टूरिज्म में ग्रीन जॉब्स विजिटर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करता है। और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में ग्रीन जॉब्स रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए कहता है और रॉ मटेरियल को कम से कम यूज़ करने के लिए कहता है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल्स की कमी ना हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स के लिए ग्रीन जॉब जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे कम करने के लिए बोलता है। सॉलिड वेस्ट जैसे डोमेस्टिक यूनिट्स, ट्रेड सेंटर्स, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सर्विसेज, माइनिंग एक्टिविटीज़। और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में ग्रीन जॉब्स हैंड पावर, वाटर पंप्स, स्ट्रीट लाइट्स, सोलर बिल्डिंग एक्सेट्रा इन सबको प्रमोट करता है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी चैप्टर है। अब ग्रीन जॉब्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है? जो गैस एमिशन होता है उनको लिमिट कर देता है, अच्छी बात है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। सीएनजी को प्रमोट करता है। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्ट और पॉल्यूशन को कम से कम करने के प्रोसेस बताता है और सलाह देता है। स्क्रैप मटेरियल को रीयूज़ करने के लिए बोलता है और अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बोलता है। वेस्ट एक्सचेंज करने का, मैनेजिंग ई वेस्ट, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज़ करने के लिए बोलता है और इकोसिस्टम को रीस्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और